नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। आज की दुनिया में जिसे कनेक्टेड ग्लोबल वर्ल्ड कहते हैं, वहाँ जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसके साथ साथ जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनका भी फ्री फ्लो इसकी आधारभूत कल्पना है। यानी एक जगह से दूसरे जगह इंसान जाकर काम धंधा कर सके, बिजनेस व्यापार कर सके, इसकी पूरी छूट की तरफ बढ़ना, यही इस ग्लोबल वर्ल्ड का मकसद है। लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह के प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ हम देख रहे हैं अलग अलग देशों में, और जिस तरह की राजनीतिक विचारधारा हर जगह पनप रही है, अपने देश में संरक्षण, अपने देश की बात कर रहे हैं, एक तरीके का राष्ट्रवाद भी हर जगह देखने को मिल रहा है। तो इसका नतीजा जो जो आधारभूत सिद्धांत है उसके उलट लेके जा रहा है। और उसका एक बहुत ही ग्लेयरिंग एग्जाम्पल या सबसे ग्लेयरिंग एग्जाम्पल अमेरिका से देखने को मिल रहा है। अप्रवासियों के प्रति अमेरिका में सख्ती बढ़ रही है। हाल में अमेरिका ने एक फैसला किया, अमेरिकी विदेश विभाग ने, कि H1B और H4 वीज़ा जो लोग लेते हैं उसमें एक नई शर्त जोड़ दी कि उनके सोशल मीडिया की और उनके ऑनलाइन डिजिटल फुटप्रिंट की जांच होगी। इसकी वजह से हुआ ये, चूँकि ये 15 दिसंबर से लागू होना है, तो जो भी पीछे हाल के दिनों में जो पेंडिंग इंटरव्यूज़ थे H1B वीज़ा वालों के नए, या फिर जो अमेरिका में ऑलरेडी रह रहे हैं, वो लोग अभी नवंबर दिसंबर की छुट्टियों में भारत आते थे और वीज़ा में स्टैंपिंग करवाते थे, तो उसमें भी ये नया लफड़ा एक तरीके का हो गया है। इससे पहले स्टूडेंट्स पर अमेरिका में सख्ती हुई थी और स्टूडेंट्स के वीज़ा में शर्तें जोड़ी गई थी। बहुत छोटी छोटी सी बातों पे स्टूडेंट्स को डिपोर्ट करने का भी मामला सामने आया। और जो अवैध अप्रवासी है, इलीगल माइग्रेंट्स जो अमेरिका में है, उस पर ट्रंप प्रशासन की सख्ती लगातार जारी है ही। अब भारत के साथ बेसिकली दिक्कत ये है कि H1B वीज़ा अमेरिका में पाने वाले 80% कैंडिडेट्स भारत के होते थे। हमारे टॉप के IT प्रोफेशनल्स वहाँ जाते हैं काम करने के लिए। हमारी कंपनियाँ वहाँ जाकर काम करती है, वहाँ का काम लेती है, कुछ काम वहाँ से करती है, कुछ काम यहाँ से करती है। तो इसके लिए लोग उनको लेके जाने पड़ते हैं। ये सब कुछ पिछले कुछ सालों से ऐसा लग रहा है कि दबाव में है, और ट्रंप जब आए हैं इस साल, तो उसके बाद से ख़ास दबाव देखने को मिल रहा है। और लेटेस्ट मामला ये H1B वीज़ा वालों का है। और H4 वीज़ा होता है उनका, जो H1B वीज़ा वालों के डिपेंडेंट्स है, यानी परिवार के लोग हैं। अगर आपको H1B वीज़ा मिला, मतलब आप एक प्रोफेशनल हैं, अमेरिका में आपको नौकरी मिली है, तो H1B वीज़ा आपके लिए है, और आपके साथ जो लोग जाने के एलिजिबल हैं उनको H4 वीज़ा मिलता है। इन दोनों में सोशल मीडिया स्क्रूटनी का एक पेच फंसाया गया। इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं, पहले उनसे आपका परिचय कराते हैं। कोरओवर AI के को फाउंडर और CEO अंकुश सभरवाल हैं हमारे साथ ही ग्लोबल हंट के MD सुनील गोयल साहब हैं। अंकुश, ये जो नया पेच आया है, अब जो लोग यहाँ पढ़ाई लिखाई कर रहे थे और जिन्होंने अच्छी खासी डिग्री ले ली, अमेरिका में नौकरी भी मिल गई है, अब मामला फंस रहा है। आगे जो लोग अमेरिकन ड्रीम लेके चल रहे हैं, उनका भी मामला फंस रहा है। और यहाँ पेच ये लगाया गया है कि सोशल मीडिया की आपकी वेटिंग होगी, स्क्रीनिंग होगी, डिजिटल फुटप्रिंट आपको देखा जाएगा। मतलब क्या हुआ इसका? वही जैसे आपने बोला कि स्क्रूटनी कर रहे हैं, मींस दे वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट द पर्सन कि जो अमेरिका में जाएगा। तो सोशल मीडिया आई थिंक टॉक्स अ लॉट। तो जो भी वो अमेरिका में जाएगा, वो देखना चाहेंगे कि हम किस तरह के इंसान हैं। अमेरिका से हम कैसे, अमेरिका को हम कैसे देखते हैं सोशली, पब्लिकली। तो आई थिंक दे हैव ऑल राइट्स कि जिसको अपनी कंट्री में बुला रहे हैं वो हर तरह से चेक करना चाहेंगे। आई थिंक दे हैव ऑल राइट्स एंड दे शुड डू। और जैसे आपने बोला कि अमेरिका ड्रीम्स देखते हैं, तो मुझे लगता है कि मे बी एक अलार्म है हमारे लिए कि हम इंडिया ड्रीम क्यों ना देखें। और आप देखो अमेरिकन कंपनीज भी तो इंडिया में काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप देखो गूगल ने अनाउंस किया, माइक्रोसॉफ्ट ने किया, अभी कल अमेज़न ने भी कर दिया। तो आई थिंक इंडिया ड्रीम देखना चाहिए, और अमेरिकन कंपनी भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है। तो जैसे मैंने बोला कि आई थिंक अमेरिका को राइट है ये चेक करने का, उस इंसान की पूरी सोशल लाइफ, पब्लिक लाइफ देखने का, जो जाना चाहता है वहाँ पे।
तो और हमने पूछना है अपने आप से कि हमें जाना चाहिए या नहीं, तो दिस इज काइंड ऑफ वन चेक पॉइंट फॉर अस। क्या आपको क्या लगता है, तस्वीर का हर पहलू देखना चाहिए? मतलब ठीक है, हम चाहेंगे कि हमारे लोग यहाँ रुकें, लेकिन हमारे लोग यहाँ रुके इसके लिए इन्वेस्टमेंट्स चाहिए और वो भी हमारे यहाँ आ रहा है, तो अच्छी बात है। लेकिन अमेरिका क्या देखना चाह रहा है, या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्या देखना चाह रहा है कि उसके मनमाफिक लोग आए, या फिर उनकी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसको ये सूट करता है कि इस तरह की पॉलिसीज़ वो लेके आए, इस वजह से ऐसा किया है, और इसका असर, तुरंत असर क्या पड़ेगा? देखिए, अगर मैं इसके अंदर आपको अब मेरे से पूछा मैंने मनोज जी। जी। देखिए, मैं आपको एक इसके अंदर अगर इंसाइट दूं, मुझे क्या लगता है कि हर देश को शायद अपने पैरामीटर या असेसमेंट रखने का अधिकार है, राइट है। और जिस तरह से बैंक भी अगर किसी को लोन देती है तो उसका एक सिविल चेक करती है, क्रेडिट चेक करती है अपने रिस्क को रिड्यूस करने के लिए। उसी तरह आज के डेट में जितने भी देश हैं वहाँ पे जितने भी माइग्रेशंस हुए हैं, इमिग्रेंट्स गए हैं यहाँ से दूसरी कंट्रीज, उनके ऊपर एक चेक लगाने की जरूरत है, क्योंकि वहाँ पे लोकल बहुत अनरेस्ट होता है, बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं छोटे छोटे। और उसमें अगर देखेंगे तो जितने लोग जाते हैं उसमें शायद सिर्फ 5 या 7% ही लोग ऐसे होते हैं जो कि उन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि नॉट फ्रेंडली टू उस पर्टिकुलर कंट्री का होता है। लेकिन दूसरे देश में जहाँ पे भी जो वीजा दे रहे हैं या जो मार्केट ऐसी है जहाँ से बाहर से बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, उनको असेस करने के लिए उनके पास कोई पैरामीटर्स नहीं। तो ये उन्होंने एक पैरामीटर बनाया है कि आपकी सोच कैसी है, आपकी विचारधारा कैसी है, आप उस जिस कंट्री में जा रहे हैं उसके बारे में, या नॉर्मल नॉर्मल आपकी एक्टिविटी बहुत एग्रेसिव है, वायलेंट है, आप किस तरह की चीजों पे कमेंट करते हैं, कैसी चीजों में आप कैसी चीजों को फॉलो करते हैं, किस तरह के लोगों के डिस्कशंस में आप जाते हैं, या आपका पुराना कोई वीडियो इवेंट या कोई चीज रहा है जहाँ पे कि बहुत ज्यादा वो सोशली अलाइंड नहीं है उस कंट्री के हिसाब से। तो मुझे लगता है कि उसमें उन लोगों ने इस चीज को शायद एक लगभग सर्टेन हद तक उसको असेस करने की कोशिश करेंगे। बट ये भी फुल प्रूफ तरीका तो नहीं होगा। बट जहां तक आपने बात बताई कि क्या लोगों के लिए परेशानी होगी, होगी जरूर, क्योंकि आज के डेट में 7 साढ़े 7 लाख टोटल अगर H1B अमेरिका के अंदर हैं, तो उसमें से लगभग 5 साढ़े 5 लाख लोग ऐसे हैं जो हमारे देश से, हमारे हिंदुस्तान से हैं, भारत से हैं। तो अगर इतने सारे लोग वहां पे हैं और उसके कम से कम 3 से 4 लाख लोग H4 पे हैं, उनके डिपेंडेंट है वहां पे, तो अगर 8-10 लाख की जनता अगर आज के डेट में अगर रिवर्स माइग्रेशन सडनली होता है या उतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटी आनी होती है वहां पे, तो दोनों कंट्री के लिए शायद अगर अमेरिका कर रहा है तो अगर उतने लोग एकदम से कम हो जाएंगे तो शायद वो भी अपने काम को नहीं कर पाएंगे। हमारे यहाँ भी एकदम से लोग आ जाएंगे तो हम भी शायद उनको एकदम से काम नहीं दे पाएंगे। तो ये स्मूथ इंटीग्रेशन है, मुझे लगता है कि वो कंट्री अपने हिसाब से काम कर रही है। हमारी कंट्री में हमारे यहाँ अपने हिसाब से अपॉर्चुनिटी पे वर्क होने की जरूरत है, जिससे कि जो अपॉर्चुनिटी छोटे छोटे काम के लिए लोग बाहर जाते हैं, शायद थोड़ा करेंसी डिफरेंस के लिए, डिफरेंस ऑफ अर्निंग के लिए, और उसके लिए शायद लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिस भी करते हैं वो, फैमिली लाइक वहाँ पे लॉनलीनेस होती है, बहुत सारी चीजें होती है, छोटी छोटी चीजें जो वो मिस करते हैं यहाँ से दूर जाके। शायद वो पैसा थोड़ा डिफरेंस ऑफ करेंसी में कमाते हैं, बट ऐसी बहुत सारी वैल्यूएबल चीजें जो टाइम के बाद लाइफ में नहीं मिलती है लोगों को, वो चीज शायद वो मिस करते हैं। तो हमारे लिए जरूरत यह है कि हम अपनी अपॉर्चुनिटी, हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटी ग्रो करें। हमारे लोग कहीं भी जाते हैं दुनिया में, आज के डेट में आप देखिए रशिया के साथ भी टाइप हुआ है कि 10 लाख लोग जाएंगे वहां पे। तो हमारा एक सिविल हैबिट्स, हमारा जो बोलते हैं ना सिविक सेंस ऐसा होना चाहिए, हमारा बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि जिस किसी कंट्री में जाए वहां हम सिविलाइज बिहेव करें, जो रिक्वायर्ड चीजें नहीं है उसमें पार्टिसिपेट ना करें। तो इस तरह के असेसमेंट और स्क्रूटनी शायद आती रहेंगी और भी आएंगी। हो सकता है इसके बाद किसी कंट्री को अपने इमिग्रेशन को अगर रिड्यूस करना है तो इस तरह के स्क्रूटनीज आती रहेंगी, बट इससे बहुत ज्यादा स्किल्ड वर्कर पे फर्क पड़ेगा मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिसको काम करना है वो शायद नॉट टू रिक्वायर्ड चीजों में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करता नहीं है। जो 5-7-10% लोग ऐसे होते हैं उनसे बहुत ज्यादा फर्क दोनों तरफ नहीं पड़ेगा। तो मुझे ये लगता है कि ये इंडिविजुअल स्पेसिफिक के लिए है कि वो अपनी चीजों को क्लीन रखें। अननेसेसरी आज के डेट में होता है ना, हर जगह जाके कमेंट करना, हर इनपुट में एक ओपिनियन दे देना। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें लोगों को कंप्रेस करके रखने की भी जरूरत है, हर चीज सोशल मीडिया के लिए नहीं बनी होती है। तो वो उस चीज की एक नीड, एक जरूरत है आज के डेट में कि आपका बिहेवियर कैसा होता है जब आप अपने आप को खुले जाके अपने विचार रखते हैं।
तो वहां पे आज के डेट में देखें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, वहां पे फ्री स्पीच बोलते हैं, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी एक लिमिटेशन है कि आपको किस चीज के लिए लेकिन फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम ऑफ आप स्पीच का कितने क्रिटिक्स हो लिमिटेशन, सकते हैं। सुनील जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच का लिमिटेशन ये तो नहीं होना चाहिए कि आप एक ख़ास राजनीतिक विचारधारा के खिलाफ नहीं बोल रहे हों, या आप लेफ़्ट ओरिएंटेड हैं या राइट ओरिएंटेड हैं, क्योंकि हर आदमी किसी ना किसी ओरिएंटेशन का तो होता ही है। तो इसको क्राइटेरिया तो नहीं बनाया जाना चाहिए। आप अमेरिका के खिलाफ ना हो, ये बात सही है, लेकिन अमेरिका का मतलब ट्रंप होता है, ये भी सही नहीं है। इस वक्त तो ऐसा ही लग रहा है, उनकी डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स हम देख रहे हैं, वहाँ उनको सूट करता है कि वो टारगेट करें इमिग्रेंट्स को। हटा तो वो भी नहीं पाएंगे। कुछ लोगों को हवाई जहाज़ में बेड़िया लगाकर उन लोगों ने भेज दिया, इससे अमेरिका माइग्रेंट से खाली तो नहीं हो गया। जब वहाँ ममदानी मेयर बन गए तभी भी ट्रंप आज भी उठपटांग बातें कर रहे हैं और ममदानी वहाँ मेयर भी बन रहे हैं। तो अमेरिका तो अपने आप में एक दुनिया का ड्रीम है। अमेरिका अपने आप में हमारे जैसा कोई कंट्री नहीं है जो कि एक खास सभ्यता को लेकर बढ़ा है, खास पहचान को लेकर बढ़ा है। अगर कोई अमेरिकन है तो उसमें तो पूरी दुनिया मिली हुई है। बहरहाल अंकुश जी, ये बताइए कि चलिए मान लीजिए कि वहाँ की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के चलते हो रहा है, या फिर अमेरिका अपने सिक्योरिटी के लिए कर रहा है, जो कि उनका सेड स्टैंड है, विदेश विभाग ने उनका यही कहा है। लेकिन आने वाला समय एआई का है, आने वाला समय रोबोटिक्स का है, आने वाला समय ईवीज़ का है, आने वाला समय जो है सेमीकंडक्टर्स का है। तो सवाल ये है कि इन सारे फील्ड्स में भारतीय जो प्रोफेशनल्स हैं, जो टैलेंट है, उसकी दुनिया भर को ज़रूरत है। डोमेस्टिकली हम अपने यहाँ ज़रूर एआई को ग्रो कर रहे हैं और एआई में हम काफ़ी तरक्की करेंगे, लेकिन जितना टैलेंट हमारे पास होगा उन सब को हम यहाँ इंडिया में खपा नहीं सकते हैं। ये भी हमें पता है आने वाले 5, 10, 15 साल में। तो सवाल है कि इसमें ये इस तरीके की चीज़ें क्या गड़बड़ पैदा कर रही है। लॉन्ग टर्म के हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, लेकिन जो डिस्टर्बेंस हो रहा है वो तो इमीडिएट हो रहा है। माँ बाप करोड़ों खर्च करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उनको इस तरीके के डिस्टर्बेंसेस झेलने पड़ रहे हैं। इसका क्या असर हमारे हमारा जो टैलेंट पूल है उस पर पड़ेगा? मुझे लगता है थोड़ी अजम्पशन गलत है। ऐसा नहीं है कि 10-15 साल में हम सब प्रोफेशनल्स को अकोमोडेट नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट वहाँ जाती है जहाँ टैलेंट होता है। अगर आप देखो बैंगलोर में क्यों कंपनीज हैं, हैदराबाद में क्यों कंपनीज हैं, गुड़गांव में क्यों कंपनीज हैं, क्योंकि वहाँ पे टैलेंट है। जब अगर हमारा टैलेंट हमारे देश में रहेगा तो इन्वेस्टमेंट होगी, राइट? तो अभी वहाँ पे टैलेंट है तो इसलिए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो मुझे लगता है कि हम इसको इंडिया के लिए पॉजिटिव ही देखें। हाँ, कुछ लोग जो इमीडिएट बेनिफिट के लिए यूएस जाना चाहते हैं, उनको शायद थोड़ा-सा एफर्ट थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम अगर है नहीं सोशल मीडिया में उनके, अगर दे आर नॉट अगेंस्ट एनी कंट्री इन व्हिच दे वांट टू गो, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक्स्ट्रा फील्ड है। और वो ये भी बोल रहे हैं कि अगर आपने नन लिखना है तो नन लिख दो, अगर आप सोशल मीडिया में नहीं हो तो आप उसको नन कर दो, अगर आप हो तो फिर वो पब्लिक प्रोफाइल होना चाहिए। तो अगर कोई भी अगर कुछ किसी कंट्री के अगेंस्ट नहीं है, उसका कंडक्ट अच्छा है, तो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो मुझे लगता है कि जो आपका क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव ही उसको लें। इन्वेस्टमेंट वहीं पे होगी जहाँ पे टैलेंट है। अगर टैलेंट यहाँ पे हमारा रुकता है तो वी वुड गेट मोर इन्वेस्टमेंट। जैसे मैंने बोला इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं तो और होंगी। हम इंडिया से हमारे यहाँ तो आईटी इन्वेस्टमेंट्स हो एक्सपोर्ट रही हो रहा हैं। और अभी तो कल परसों की बात है, हमने देखा क्या हो रहा है इंडिया में। आपने खुद ही बताया माइक्रोसॉफ्ट की बात, और इससे पहले हमने गूगल का देखा था। तो वो तो ठीक है, अपनी जगह पे है, लेकिन वो तो लॉन्ग टर्म की चीज़ है, आगे मेटलाइज होगा। और भगवान करे कि जो आप कह रहे हैं वही हो, कि हम अपने सारे टैलेंट को अपने यहाँ कर लें, हमारी स्थिति वैसी हो जाए। मगर ये सब चीज़ तो एक रियलिस्टिक ग्राउंड पे भी सोचना होगा। दूसरी बात ये है कि प्रॉब्लम तो इमीडिएट है। मेरा सवाल ये है कि यूएस जो ऐसा कर रहा है उससे यूएस पे भी इम्पैक्ट आना चाहिए। आप चूँकि एआई के फील्ड से जुड़े हुए हैं, हमारे यहाँ से जो टैलेंट जाता है वो एक बहुत बड़ा आधार है। H1B वीज़ा में 80% तक हमारा पार्टिसिपेशन है। फिर वो लोग ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? वो तो उनको भी सारे पहलू देखने हैं। उनके लिए सिर्फ बिजनेस इम्पोर्टेंट नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी भी इम्पोर्टेंट है।
और कॉम्पिटिटिव सैलरीज हैं, वहाँ पे भी अनएम्प्लॉयमेंट है। सो आई थिंक कंट्री तो अपने लिए सही सोच रही है। तो इट्स नॉट ओनली बिजनेस फॉर द कंट्री, नेशनल सिक्योरिटी इज आल्सो इम्पोर्टेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी है, राइट? तो इमिग्रेशन, जो इमिग्रेंट्स हैं, सो दे आर आल्सो टेकिंग जॉब ऑफ द लोकल पीपल। तो वो एस्पेक्ट भी तो अमेरिका का है ही है। तो अमेरिका के अपने एसेट जो अपने प्रॉब्लम्स हैं और प्रॉब्लम से वहाँ की पॉलिटिक्स भी है, और जो जिसको डिसेंट कहते हैं, तो डिसेंट अमेरिका में भी बहुत है। जब ये फैसला आया H1B वीज़ा वाला, उसके बाद कई लोगों ने उसका खुलकर वहाँ पर विरोध किया और ये बताया कि हमें इसकी ज़रूरत है। तो ये टैलेंट हम अफोर्ड नहीं कर सकते लूज़ करना। तो एक्चुअली टैलेंट लूज़ भी नहीं करना, हमारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि ये छोटी सी बाधा है जिसको पार करके जाएंगे। हम बात कर रहे हैं अमेरिका के एक नए फ़िल्टर की, जो कि लगाया गया है H1B वीज़ा पर और H4 वीज़ा पर। H1B वीज़ा प्रोफेशनल्स का और H4 वीज़ा प्रोफेशनल्स के साथ जाने वाले उनके डिपेंडेंट्स का। फ़िल्टर ये है कि आपके सोशल मीडिया की और आपके डिजिटल फुटप्रिंट की वेटिंग की जाएगी, उसको सावधानी से जांचा परखा जाएगा और अब उनको तय करना है कि वो क्या देखेंगे, लेकिन वो भी एक क्राइटेरिया बनेगा वीज़ा अप्रूवल में। इससे पहले भी हम लगातार देखते रहे हैं कि अमेरिका में किस तरीके से दबाव आ रहा है माइग्रेंट्स पर, और भारत को लेकर, भारत को टारगेट करते हुए ट्रंप ने लगातार कई बयान दिए हैं और उनके खेमे के लोग देते रहते हैं। अब इसका हमारे यहाँ क्या असर पड़ेगा, क्या पड़ना चाहिए, इस पर हम बातचीत करें। सुनील जी, ये AI के कंप्यूटर के या जो भी जिसमें जाते हैं लोग, ख़ास करके H1B वीज़ा में, उसमें अमेरिका की ज़रूरत तो है, अभी भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बावजूद इसके इस तरीके का जो दबाव आ रहा है, इससे पहले भी हम देखते रहे अमेरिका में या फिर कनाडा में या यूरोपियन कंट्रीज़ में भी, हालांकि कुछ कंट्रीज़ भुला भी रही हैं। ऐसे में लोगों के पास जो अभी तैयार टैलेंट पूल है यहाँ पे, उनके पास विकल्प क्या बचता है? देखिए, मुझे ये लगता है कि जितने भी हमारे इंडिया के लोग हैं, हिंदुस्तान के, जो बाहर के कंट्रीज में काम कर रहे हैं, एक तो सबसे पहले वो सारे के सारे बहुत मेहनती हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, और मुझे लगता है कि दुनिया की मैक्सिमम जो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज का इनोवेशंस हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारे लोग शामिल रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि आज के डेट में अगर हम अमेरिका में जाके चेक करें, हम वहाँ रिक्रूटिंग करते हैं उस मार्केट में, और अगर 100 अगर आप आईटी कॉम्प्लेक्स आईटी टेक्नोलॉजी के लोग अगर आप जाके ढूंढेंगे लिंक्डइन पे कहीं भी, तो उसमें से 90 आपको भारतीय मिले, और 10 ही होते हैं जो लोकल और बाकी कंट्री के होते हैं। तो सबसे पहले तो ये टैलेंट ओवरनाइट रिप्लेसेबल नहीं है। अमेरिका हो या कोई भी कंट्री हो, इस टैलेंट को ओवरनाइट रिप्लेस नहीं कर सकता। दूसरी चीज, इसके अंदर में स्क्रूटनी जो बढ़ाई जा रही है, उसका एक कई कारण है, जिसमें भारत का एक बढ़ता प्रभाव भी है कि शायद पूरी दुनिया में हमारा प्रभाव काफी बढ़ रहा है। और आपको एक इन्फॉर्मेशन इसके अंदर डेटा दे दूं, तो भारतीय की एवरेज सैलरी एवरेज अमेरिकन से लगभग 25-30% ज्यादा है वहां पे, एवरेज सैलरी जो लोकल्स रहते हैं। तीसरी चीज अगर मैं बताऊं, तो हमारे यहाँ का बहुत बड़ा टैलेंट जो H4 पे जाता है, जो स्पेशली स्पाउस होता है H1B का, उनको आधों को या तो EAD नहीं मिलता है, और जिनको EAD मिल जाता है उनको शायद जॉब नहीं मिल पाती, तो वो एक बहुत बड़ा उनके लिए वेस्ट होता है। बट क्योंकि जो मैंने बताया कि करेंसी डिफरेंस ऑफ सैलरी होता है, तो शायद उस शौक को ले लेते हैं, पर रह जाते हैं, पर टैलेंट उनका शायद विफल जाता है, वो शायद यूज नहीं हो पाता है उसमें। आज के डेट में जितनी अपॉर्चुनिटी हमारे यहाँ खुद हमारी कंट्री में है आज के डेट में, आप सोचिए कि वो AI के टूल हमारे यहाँ फर्स्ट क्यों नहीं बने। अमेरिका ने बनाया, चाइना ने बनाया, फिर दूसरी कंट्रीज बना रही है, हम शायद ज्यादा पीछे रह गए, बट टैलेंट हमारा ही था जो उस पर काम कर रहा था। ड्राइवरलेस कार्स हैं, उसके ऊपर शायद हमारे ही लोग टेस्ला में या बाकी जगह काम कर रहे थे, बट हमने नहीं बनाया, वहां पे बैठ के लोगों ने बनाया। तो आज की डेट में इकोसिस्टम्स हमारा काफी इम्प्रूव हो रहा है। ये पक्का है कि हमारे लोग ओवरनाइट रिप्लेस नहीं हो सकते, बट जो हमारे लोग आज के डेट में जो जाते थे यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में या कहीं पे भी, एक सिविक फैसिलिटीज की वजह से उनका शायद फैसिनेशन थोड़ा कम हुआ है। पिछले हफ्ते IIT कानपुर का शायद प्लेसमेंट का रिजल्ट आया था, वो बोल रहे थे शायद पिछले कई सालों का हाईएस्ट एंड रिकॉर्ड प्लेसमेंट हुआ है उनका, कि कंपनीज भी आ रही हैं, लोग भी जा रहे हैं, एक्साइटमेंट भी है उनके लिए। पहले लगता था कि
बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं होते थे, आशा नहीं होती थी उनकी कि यहाँ कुछ कर सकते हैं। आज के डेट में मेरे साथ में पैनलिस्ट है, वो एआई की कंपनी चला रहे हैं। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो हमारी कंट्री में हो रही है, स्टार्टअप का इकोसिस्टम है, हमें ये लगता है कि हम आज की डेट में प्रोडक्ट को इनोवेट करके वर्ल्ड को दे सकते हैं। तो वर्ल्ड को अभी तक हमने अंकुश लोग जी दिए, ये बताइए बट शायद उस कि टेक्नोलॉजी ये को बिल्ड करके नहीं दिया है। ये जो हो रहा है, ये इस तरीके की जो प्रवृत्ति दिख रही है, ये जो फ्री फ्लो ऑफ ह्यूमन कैपिटल है, लेबर है, वो जो आज समय की मांग है, कल को हो सकता है हमें भी ज़रूरत हो, आज भी हमें ज़रूरत पड़ती है कई चीज़ों में, तो हम क्या उसके खिलाफ लग रहा है ये पूरा इस तरीके का जो माहौल है, और कितना टिकाऊ आपको लग रहा है कि ये राजनीति से प्रेरित है, तुरंत रहेगा फिर ख़त्म हो जाएगा, ये लॉन्ग टर्म टिकता हुआ दिखता है आपको? मुझे लगता है कि हम ना इसके ऊपर प्रीमियम नहीं मांग रहे अपने तरफ से। ये सवाल अंकुश जी से था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। जी। तो मुझे लगता है पॉलिटिकली तो सिर्फ इंडिया तो नहीं टारगेट किया जा रहा, राइट? H1 में चाइनीज भी हैं और जापानीज भी हैं और बाकी कंट्रीज के भी हैं। हाँ, मुझे लगता है फ्री फ्लो है और होना ही चाहिए। और मैं नहीं कह रहा कि हमें इतना देशभक्ति बताना है और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी। अगर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है किसी यूएस प्रोडक्ट से, अगर इंडिया का प्रोडक्ट अभी नहीं बना तो वी हैव टू यूज इट, है ना? अल्टीमेटली तो हमें अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो फिर देखना है कि कैसे सॉवरेन वे में और एफिशिएंट वे में हम उसको कैसे करें। तो इंडिया में जब कैपेसिटी रिटेन होगा, डेवलप होगा, तो जैसे सुशील जी ने बोला, तो इंडिया का ही टैलेंट वहाँ पे बना रहा है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें इंडिया में कंटेंट रहेंगी, काफ़ी इनोवेशंस होंगी। और आप देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कितने फंड्स हैं, मतलब हंड्रेड्स एंड काइंड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ फंड, अगर आप देखो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में प्रगति हो रही है, और जाहिर सी बात है जब हमारे लोग बाहर जाके जो चीज़ बना रहे हैं हम वहाँ अपने यहाँ बना सकते हैं, और बना भी रहे हैं। बहुत सारी शुरुआत हमारे यहाँ हुई है, लेकिन जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो इस मान्यता पर ही बेस्ड है। कॉम्पेरेटिव एडवांटेज जिन लोगों के पास जिन चीज़ों को लेकर होगा वो उसमें आगे बढ़ेंगे, और इसमें फ्री फ्लो ज़रूरी है। इस हिसाब से ये जो प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स हैं ये थोड़े समय के लिए डिस्टर्ब जरूर कर सकते हैं, लेकिन भारत के टैलेंट का विकल्प फिलहाल किसी देश के पास है नहीं, तो इसलिए ये बाधा दूर होगी। बहरहाल कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।